हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेक्चर 1 में हमारा जो पहला टॉपिक था अर्थशास्त्र और इनके प्रकार, उसको हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में। तो निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक समृद्धि है। मतलब एक निश्चित समयावधि, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय, मतलब जो एक निश्चित समय है, किसी समय के अंतराल में अगर उस समय में अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक आय की वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। यह एक भौतिक अवधारणा है। यदि राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब देखिए, इसके पैमाने की बात करें तो क्या क्या है कि अगर देश की राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा आर्थिक समृद्धि है वह हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। अब देखिए, जो आर्थिक विकास की धारणा है वह आर्थिक समृद्धि की धारणा से व्यापक, मतलब और अधिक विस्तृत है। तो अगर हम बात करें पहले आर्थिक समृद्धि की, तो आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वह किससे है? केवल उत्पादन की वृद्धि से है। परंतु जो आर्थिक विकास है उसके संबंध की अगर हम बात करें तो वह हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक तथा सभी परिवर्तनों से संबंधित है। और यह जो आर्थिक समृद्धि है, यानी कि ये आर्थिक समृद्धि या वस्तुनिष्ठ है, जबकि जो आर्थिक विकास है यह व्यक्तिनिष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के माप में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को ही सही माप नहीं माना जाता। इसकी माप में अनेक चारों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति टिकाऊ उपभोग वस्तु आदि। अब देखिए, आर्थिक विकास में क्या क्या शामिल किया जाता है। जो आर्थिक विकास है उसका जो मापदंड है, उसको मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता से नहीं माप सकते हैं हम। उसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक संस्था के स्वरूप एवं परिवर्तन। और ये आप याद कर लेंगे, आर्थिक समृद्धि बराबर केवल परिणात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास बराबर परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्थिक विकास की माप के बारे में। तो जो आर्थिक विकास की जो माप है, इसके लिए हमारे पास 5 दृष्टिकोण हैं। आइए लाइन लाइन करके हम ये 5 दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो पहला दृष्टिकोण हमारा आता है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, बेसिक नीड्स अप्रोच। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया। याद रखेंगे आप ये लाइन कि जो आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम है, इसका प्रतिपादन कौन किया? 1970 में विश्व बैंक ने किया। दूसरा दृष्टिकोण हमारा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, फिजिकल इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। इस इंडेक्स के जॉन टिनवर्जन एवं मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया। चेफ्स के अंतर्गत आर्थिक विकास के मापन के लिए 3 सूचकांक का प्रयोग किया गया। तो आइए वह 3 सूचकांक हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, साक्षरता, लिटरेरी। तीसरा दृष्टिकोण हमारा निकल के आता है निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। मापक विलियम नोर्धस तथा जेम्स टॉबिन ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जो आर्थिक विकास की मापक है, की माप के लिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की है, जिसे बाद में सैमुएल्सन और संशोधित किया गया तथा इसे NEW मापक रहा।
तो NEW बराबर GNP हम देखते हैं इसके बारे में। सकल राष्ट्रीय उत्पादन भ प्रत्यक्ष लागत तथा आधुनिक नागरिक की हानियाँ तथा गृहणियों की सीमाएं। चौथा दृष्टिकोण हमारा है क्रय शक्ति समता विधि, परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड। इस विधि का प्रतिपादन GR कैसेल ने किया। इसके अंतर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय के किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करे, उस देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना के लिए कर रहा है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पांचों दृष्टिकोण में से, तो हमारा जो यह दृष्टिकोण निकल के आता है, चौथा दृष्टिकोण क्रय शक्ति समता विधि, परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड, यह सबसे इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है हमारा। इसका ही प्रयोग वर्तमान में विश्व बैंक इसी का प्रयोग करता है विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना करने के लिए। आखिरी दृष्टिकोण है हमारा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इवलिएंट इंडिया। इस सूचकांक की अवधारणा यूनाइटेड नेशन से जुड़े प्रोग्राम से जुड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूत उल हक एवं उनके अन्य सहयोगी AK सेन तथा सिंगर हस ने 1990 में किया। अब इनके द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक 3 चरों में आधारित है। पहला है हमारा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा है हमारा ज्ञान अथवा शिक्षा, तीसरा है हमारा जीवन निर्वाह स्तर। तो वर्ष 2010 में इन 3 आयामों को परिभाषित किया गया तथा मानव विकास के आफल्य के तरीके में बदलाव लाया गया। अब मानव विकास के स्तर का पता निम्न 4 सूचकांकों के संदर्भ में लगाया जाता है। पहला है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं। इन इक्वलिटी एडजस्ट मानव विकास सूचकांक, शॉर्ट में THDI, लैंगिक विषमता सूचकांक GII शॉर्ट में, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स MPI शॉर्ट में। तो आइए हम देखते हैं पहले मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो 2010 के पहले मानव विकास का आकलन जीवन, प्रकाश, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय पर की जाती थी, जबकि 2010 के बाद यह आकलन दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंचने और सम्मानजनक जीवन स्तर के आधार पर की जाती है। अब देखिए, जो 2010 था उसके पहले जो इसका आकलन किया जाता था जीवन, प्रकाश, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय पर। 2010 के बाद आकलन किया जाने लगा स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक जीवन स्तर के आधार पर। और दूसरा है इन इक्वालिटी एडजस्टेड मानव विकास सूचकांक IHDI कहते हैं शॉर्ट में। यह मानव विकास के प्रत्येक आयामों में असाम्यता को समायोजित करता है। IHDI मानव विकास सूचकांक असाम्यता के वास्तविक स्तर को दर्शाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक संभावित विकास स्तर को। IHDI जो है क्या दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक के असाम्यता को दर्शाता है, जबकि इसी के अगर हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक संभावित विकास स्तर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैंगिक विषमता सूचकांक GII के बारे में। यह सूचकांक महिलाओं की वंचना के दर्शाता है। इसमें प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार जैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है। GII पुरुषों और महिलाओं के बीच विषमता के कारण मानव विकास के ह्रास को दर्शाता है। यह 0 से 1 के बीच विचरण करता है। 0 पूर्ण समता तथा 1 पूर्ण विषमता की स्थिति को दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित संदर्भों के सम्मिलित किया जाता है। और मातृ मृत्यु प्रति लाख जीवित प्रसव और वयस्क 15 से 19 और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर की हासिल करना और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPS। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI के बारे में। यह सूचकांक व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में बचाना की पहचान करता है। डचपू जनसंख्या के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो बहुआयामी निर्धनता का शिकार है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से संबंधित कुल 10 उपमानक हैं। शिक्षा से संबंधित 5 साल की स्कूली शिक्षा से वंचित लोग, स्कूल में जाने योग्य बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं। स्वास्थ्य से संबंधित लोग कौन कौन से हैं? कुपोषणग्रस्त और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित प्रसव।
और जीवन स्तर से संबंधित की बात करें तो बिजली नहीं है, स्वच्छ पेयजल की कमी है, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ईंधन का अभाव है और कार 4 पहिया वाहन नहीं है। और मानव विकास का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है, अर्थात 1 से अधिकतम मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है और 0 न्यूनतम मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। अब हम देखेंगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सतत विकास की अवधारणा जो है वह 1987 में पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग की रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में सर्वप्रथम उभर कर आती है। अब देखिए, सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में निकल कर आती है, तो वह रिपोर्ट में निकल के आती है पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग की रिपोर्ट, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें कहा गया है कि वह विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को भावी पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों की क्षमता समझौता किए बिना पूरा करता है। 1992 के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में जहां इसके महत्व को स्वीकार किया गया, वहीं 2002 में एक सतत विकास पर आयोजित विश्व सम्मेलन में जोड़ा संघर्ष प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली उद्घोषणा 2002 सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के साथ मूल सिद्धांत पहचाने गए हैं। शॉर्ट में देखें सतत विकास क्या होता है, तो वर्तमान में हमारे पास जो मौजूद है प्राकृतिक संसाधन या फिर कोई भी संसाधन, उसको इस प्रकार से प्रयोग करना कि वह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, इसे जो कहते हैं धारिता का विषय या फिर सतत विकास। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का राज्य का कर्तव्य, गरीबी उन्मूलन और साम्यता, मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सतर्क नजरिया। एक शब्द निकल के आया है पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी परिभाषा आपको बता देता हूँ मैं। किसी विशेष पर्यावरण में विशिष्ट जनजाति जो कि पौधे और जीव जंतु होते हैं, वो लोग एक विशिष्ट संबंध बनाकर निवास करते हैं, तो इस प्रकार के तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा जो है हमारा जन भागीदारी, एक सूचना व न्यायालय हुआ और सुशासन, समान किंतु विभेदकारी दायित्व सिद्धांत, मानव संशोधन के साथ साथ सामाजिक आर्थिक पर्यावरण तथ्यों के बीच तालमेल,